तारीख 14 फरवरी, दिन गुरुवार, वक्त सुबह 3:30 बजे, जगह सीआरपीएफ ट्रांजिट कैंप जम्मू। हिंद के जवानों की टोली अपने साजो सामान से लैस होकर अपने कारवां के साथ आगे बढ़ रही थी। इन जवानों को जम्मू के ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर के लिए रवाना भी कर दिया गया था। सीआरपीएफ के 180 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट मनोज कुमार की अगुवाई में सभी 78 गाड़ियों का काफिला सुबह सवेरे 3:30 बजे श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया गया। छुट्टियां बिताकर वापस लौटे जवान और जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू के लिए नई पोस्टिंग या ट्रांसफर के लिए जवान हेडक्वार्टर पहुंच रहे थे अपने कमांडर के आदेश पर। मगर फरवरी के शुरुआती दिनों से ही जम्मू में जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी, जिसके चलते रास्ते बंद हो चुके थे और जवानों की तादाद लगातार बढ़ रही थी। जवानों को उनकी नई पोस्ट का इंतजार था, जिसके लिए 13 फरवरी को मिले इनपुट की बुनियाद पर 14 फरवरी को सुबह तड़के 78 गाड़ियों में 2547 जवानों को जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया जाता है। तारीख 14 फरवरी, दिन गुरुवार, वक्त दोपहर 2:15 बजे, जगह ट्रांजिट कैंप काजीकुंड। तकरीबन 11 घंटे का रास्ता तय करने के बाद सीआरपीएफ जवानों के बस का काफिला काजीकुंड के ट्रांजिट कैंप पहुंचता है। यहां से श्रीनगर महज 73 किलोमीटर दूर होता है। बस के काफिले को यहां थोड़ी देर के लिए रुकने की इजाजत मिलती है। तारीख 14 फरवरी, दिन गुरुवार, वक्त दोपहर 2:38। वक्त दोपहर का होता है और जवानों को आदेश मिलता है और उनकी गाड़ियां एक एक कर स्टार्ट होती हैं अपनी मंजिल यानी कि श्रीनगर पहुंचने के लिए। जवानों से भरी बस अवंतीपुरा को क्रॉस करके गोरीपुरा के करीब ही पहुंचने वाली होती है कि रास्ते में उनका इंतजार कार में बैठकर कोई और नहीं बल्कि आतंक का चेहरा आदिल अहमद डार करता है। आदिल डार को सीआरपीएफ के काफिले के गुजरने की पुख्ता जानकारी शायद पहले से ही थी, तभी तो वो गोरीपुर में घात लगाए बैठा था। तारीख 14 फरवरी, दिन गुरुवार, वक्त दोपहर 3:33, जगह गोरीपुरा पुलवामा। दोपहर के 3:33 का वक्त था और जवानों से भरी गाड़ियां गोरीपुरा इलाके से गुजर रही थीं। सभी बसें कतार में चल रही थीं। वो जैसे ही हाईवे पर कुछ दूर पहुंचती हैं, वैसे ही कार में सवार आदिल डार उन बसों का पीछा करने लगता है। वो दहशतगर्द एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था और बस में बैठे जवानों को इसका इल्म भी नहीं था कि उनके साथ जो होने वाला है उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले कुछ ही पलों में जो होगा वो सब कुछ राख में तब्दील कर देगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो कार लगातार जवानों के काफिले के पीछे पीछे तेजी से आ रही थी। उसने एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी और चौथी के बाद 5वीं बस के आने का इंतजार किया और जैसे ही वो बस के करीब पहुंचा, उसने अपनी गाड़ी से बस को टक्कर मार दी और टक्कर लगते ही एक जोरदार धमाका होता है। बस में जवान सवार होते हैं और कार में 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक। धमाका इतना तेज होता है कि देखते ही देखते बस के बरखच्चे उड़ जाते हैं और बस में सवार सभी 42 के 42 जवान मौके पर ही शहीद हो जाते हैं। हमले के कुछ देर बाद ही जैश-ए-मोहम्मद ने एक वीडियो जारी कर तबाही की जिम्मेदारी कबूल कर ली। जवानों की शहादत पर पूरे देश में आक्रोश का माहौल बन गया। आनन फानन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के गढ़ पाकिस्तान को चेतावनी तक दे डाली। मैं आतंकी संगठनों को
और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। आतंकी हमले के 14 दिनों बाद हिंद की सेना ने अपने जवानों के खून का बदला लेने के लिए 26 फरवरी की अहले सुबह 3:30 बजे का वक्त चुना और आतंक की पाठशाला के ठिकाने पर 12 मिराज फाइटर विमान की मदद से 1000 किलो बारूद गिराकर उसे एक झटके में ही नेस्तनाबूद कर दिया। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंक की पाठशाला का संचालन करने वाले पाकिस्तान का खून सफेद पड़ गया, जिससे वो बिलबिलाने लगा और वो दुहाई देने लगा। इंडियन एयरफोर्स में 50 मिराज 2000 लड़ाकू विमान हैं। एक इंजन और एक सीट वाला ये फाइटर प्लेन हवा में बहुत घातक साबित होता है। इसकी स्पीड 2495 किलोमीटर प्रति घंटे है। मिराज दूर तक मार करने के लिए 530G मिसाइल और नजदीकी दूरी के लिए R550 मिसाइल से लैस है। इसके अलावा इसमें 30 mm की तोप भी लगी है। एक साथ हवा या सतह पर 4 से 5 निशानों पर हमला करने में सक्षम ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत है, जो समय समय पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने में सफल भी साबित हुआ है। नेटवर्क न्यूज़ 18। तारीख 18 सितंबर 2016, दिन रविवार, वक्त सुबह 5:30 बजे, जगह उरी बारामूला। वक्त सुबह 5:30 बजे का था। उरी सेक्टर के आर्मी हेडक्वार्टर पर फिदाइनों ने सोते हुए जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। आतंकियों की पहली योजना थी कि निहत्थे थे और नींद में सो रहे जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर अधिक संख्या में सैनिकों को घायल करने की, जिसके बाद दूसरी योजना बटालियन हेडक्वार्टर्स के प्रशासनिक ब्लॉक के मेडिकल एंड यूनिट में घुसकर खून खराबा करने की और अंत में ऑफिसर्स मेस में दाखिल होकर खुद को ब्लास्ट कर उड़ा लेने की, जिससे आर्मी हेडक्वार्टर में बड़ा धमाका होता और अधिक से अधिक कैंप को क्षति पहुंचती। लेकिन जवानों ने समय रहते मोर्चा संभाला और आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया। मौकाए वारदात पर सभी 4 दहशतगर्दों को सेना के जवानों ने मौत की नींद सुला दिया। लेकिन इस हमले में देश ने अपने 18 जवानों को खो दिया, जिसके बाद देश में गुस्से का गुबार फूट पड़ा। और क्या था, महज 10 दिनों के बाद ही सेना के बहादुर जवानों ने 29 सितंबर को LOC को क्रॉस कर पीओके में 3 किलोमीटर भीतर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसमें दुश्मन के ठिकाने के साथ साथ दुश्मन की हर एक योजना को निशाना बनाया और रातों रात लगभग 50 आतंकियों को 2.5 फीट जमीन के भीतर दफन कर दिया। देश के वीरों ने शहीद हुए जवानों की शहादत का बदला आखिरकार दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें मौत की नींद सुलाकर ली। इन देश के वीर सपूतों पर देश को नाज है। तारीख 3 मई 1999, जगह करगिल, जम्मू कश्मीर। 20 साल पहले देश ने देखा एक युद्ध, देखा देश के वीर सपूतों का शौर्य और देखी शहादत पर नम हुई आंखें। करगिल युद्ध की वजह थी पाकिस्तानी सेना की नापाक साजिश। भारतीय सेना के खाली पड़े बंकरों में पाकिस्तानी सेना ने कब्जा जमा लिया। 5000 पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों की तरह असलहा और बारूद लेकर बंकरों में घुस आए। उन नापाक सैनिकों का मकसद था 1971 में हारी हुई चोटी पर अपना कब्जा जमाना। लेकिन जैसे ही भारतीय सेना को घुसपैठ की खबर लगी, सेना के जाबाजों ने कमर कसी दुश्मनों के दांत खट्टे करने की।
उधर पाकिस्तानी सेना और कश्मीरी उग्रवादी एलओसी को क्रॉस कर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने में जुटे रहे, जबकि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने दावा किया कि घुसपैठ करने वाले सभी लड़ाके कश्मीरी उग्रवादी हैं। फिलहाल भारतीय रणबांकुरों ने दुश्मनों को उनके अंदाज में ही जवाब देने की योजना बना ली और फिर हुई दहशतगर्दों को हिंद की जमीन से खदेड़ने की शुरुआत। करगिल की यह जंग तकरीबन 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई। करगिल युद्ध में 30,000 भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य का लोहा मनवाया। भारतीय आर्मी और एयरफोर्स ने कब्जे वाली जगह पर ताबड़तोड़ हमला किया। भारतीय वायुसेना ने करगिल में MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर किया। 26 जुलाई 1999 में भारत ने करगिल युद्ध में विजय हासिल कर ली। करगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 2 महीने तक चलने वाले करगिल युद्ध में भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम की गाथा लिख दी। देश विजय दिवस मना रहा है। भारत ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। तारीख 26 जुलाई 1999, दिन सोमवार। हम उन योद्धाओं से भी आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपने शौर्य से पाकिस्तान को शिकस्त दी और बन गए करगिल युद्ध के हीरो। नाम दिगेंद्र कुमार, रेजिमेंट राजपुताना राइफल्स, जगह टोलोलिंग पहाड़ी। 10 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर टोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा करने के 3 प्रयासों के बाद 2 जून 1999 को आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक ने राजपुताना राइफल्स की गुमरी में मीटिंग ली। लेकिन उसके बावजूद कोई रास्ता नहीं निकल रहा था कि एकाएक 30 साल का एक युवा कमांडो खड़ा हुआ और साहस बटोर कर कहा, मैं नायक दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा, इंडियन आर्मी का बेस्ट कमांडो। मेरे पास जीत का एक पक्का प्लान है। पहाड़ी बिल्कुल सीधी है और हम वही रास्ता लेंगे जो दुश्मन ने लिया है। और वही हुआ। दिगेंद्र ने अपने साहस और साथियों के सहयोग से दुश्मनों के 11 बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया और जवाबी फायरिंग में सीने पर 5 गोलियां खाकर शहीद हो गया। देश आज भी उनकी शहादत पर गर्व करता है और इस जीत को विजय दिवस के रूप में मनाता है। तारीख 3 दिसंबर 1971। 3 दिसंबर की धुंधल की शाम में ठीक 5:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना के साइबर जेट्स और स्टार फाइटर्स विमानों ने पश्चिमी सीमा से सटे भारत के 11 एयर स्टेशन पर अचानक हमला बोल दिया। उनका मकसद भारतीय वायुसेना को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना था, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। पहला हमला झेलने के बाद सतर्क सेनाओं ने फौरन अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी और दिल्ली के फैसले का इंतजार करने लगी। इंदिरा गांधी उस समय जनसभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने तुरंत दिल्ली लौटने का फैसला लिया। तारीख 5 दिसंबर 1971। युद्ध का आगाज हो चुका था। ये लड़ाई 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही थी, पूर्वी और पश्चिमी। पाकिस्तान की रणनीति ये थी कि अगर वो पश्चिमी सीमा पर दबाव बढ़ाएगा तो पूर्वी सीमा को बचाया जा सकता है, लेकिन भारत का पूरा ध्यान पूर्वी सीमा पर लगा था। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सैनिकों ने राजस्थान के लोंगेवाला के रास्ते भारत पर हमला बोल दिया। उस वक्त लोंगेवाला में भारतीय सेना के सिर्फ 120 जवानों की एक ही टुकड़ी तैनात थी, जबकि पाकिस्तान ने 90 टैंकों, ट्रकों और लगभग 2000 सैनिकों के बड़े दस्ते के दमखम के साथ यह हमला बोला था। संख्या और शक्ति में कम होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने पोस्ट छोड़ने से इनकार कर दिया और रात भर अपनी एंटी टैंक मिसाइलों से उनके टैंकों के परखच्चे उड़ाते रहे। सुबह होते ही हंटर विमान उनकी मदद के लिए पहुंच गए और दुश्मन देश के सभी टैंकों को उनकी जगह पर ही जमीन में गाड़ दिया। एक छोटी सी टुकड़ी की इस बहुत बड़ी जीत ने दुश्मनों के दिल में दहशत भर दी। 1971 के इस युद्ध में तीनों सेनाओं ने जबरदस्त जुगलबंदी दिखाई। लोंगेवाला में एयरफोर्स के दुश्मनों के दांत खट्टे करने के बाद अब बारी इंडियन नेवी के जौहर और जाबाजी की थी, और उसने वो किया जिसकी पाकिस्तान ने
कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस युद्ध में लगभग 1/3 पाकिस्तानी नौबेड़ा तबाह हो गया, जिससे पाकिस्तानी नेवी की कमर टूट गई। जंगे मैदान के साथ साथ कूटनीतिक मोर्चे पर भी दुनिया की महाशक्तियों से मुकाबला कर रहा था। युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बांग्लादेश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा कर दी। अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में था और वो संयुक्त राष्ट्र के जरिए भारत पर युद्ध विराम का दबाव बना रहा था, लेकिन सुरक्षा परिषद में रूस की वीटो शक्ति की वजह से उसे मुंह की खानी पड़ी। 14 दिसंबर 1971। 14 दिसंबर का दिन इस युद्ध का सबसे अहम दिन साबित हुआ। भारत के करीब 3000 सैनिकों ने ढाका से बाहर डेरा डाला हुआ था, जबकि शहर के भीतर करीब 30,000 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे। भारतीय सेना को पता चला कि ढाका के गवर्नर हाउस में एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तानी प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी शामिल होंगे। सेना ने उसी वक्त गवर्नर हाउस पर हमला करने की योजना बनाई और इसकी जिम्मेदारी एक बार फिर सौंपी गई भारतीय वायु सेना को। 2 MiG-21 विमानों ने ढाका के ऊपर उड़ान भरते हुए गवर्नर हाउस पर बमों की बरसात कर दी। गवर्नर हाउस में आग लग गई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस हमले ने पाकिस्तानी सेनाओं के हौसले को इस कदर तोड़ दिया कि फिर वो हथियार उठाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। पाकिस्तानी सेना पूरी तरह पस्त हो चुकी थी और अब ये युद्ध एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच चुका था। 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर की शाम, जब घड़ी में 5 बजने में केवल 5 मिनट का वक्त बचा था, पाकिस्तानी फौज के लगभग 94,000 जवानों ने भारतीय सेना के सामने अपने हथियार डाल दिए। ढाका के रेस कोर्स मैदान पर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने जनरल नियाजी ने नम आंखों के साथ आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर दस्तखत किए। हमारे सबसे बड़े दुश्मन की सबसे बड़ी शिकस्त। अब दुनिया का नक्शा बदल चुका था और एक नया देश बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ था। 16 दिसंबर कैलेंडर पर छपी कोई तारीख नहीं है, बल्कि ये इतिहास की छाती पर हिंदुस्तानी सेना की वीरता, बहादुरी और बलिदान के उच्चतम आदर्शों का अमिट हस्ताक्षर है।